तो हमने जो है कलाम की वन लाइनर हिंदी की जो शिक्षण विधियां वो देखी थी, पहली क्लास हो चुकी, आज दूसरी क्लास है, आज थोड़ी बड़ी क्लास आएगी और मैं गारंटी देता हूं आपको इन 2 क्लास में से अधिकतम क्वेश्चन आपके शिक्षण विधियों के कवर हो जाएंगे। 10 से लेकर 15 के बीच में क्वेश्चन आते हैं शिक्षण विधियों के, कभी 12 भी आ जाते हैं, कभी 15 भी आ जाते हैं, कभी 10 भी आ जाते हैं। ठीक है, तो हिंदी की शिक्षण विधियां जो मैं ये 200 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, 40 क्वेश्चन तो अपन पहले कर चुके हैं, आज बच्चे हुए लगभग आप जो है 100 प्लस क्वेश्चन देखेंगे, तो इनमें से लगभग चांस में अधिकतम क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। ठीक है, और जो स्टूडेंट नए वो सब्सक्राइब जरूर कर दे। मेरे बारे में मैं बता देता हूं, 2021 में मैंने बीएड की, उसके बाद 2022 वाली जो आपकी सेकंड ग्रेड है उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। फिलहाल मैं सेकंड ग्रेड टीचर हूं और थर्ड ग्रेड जो है उसमें भी जो है मेरा साइंस मैथ से फाइनल सिलेक्शन हुआ था, इसमें मैंने ज्वाइन नहीं किया। और सेकंड ग्रेड के बाद में जो है मेरा सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में भी फाइनल सिलेक्शन हो रखा है। तो तीनों वैकेंसियों में मैंने 2021 में बीएड करके सिलेक्शन लिया। तो मैं जो भी चीज आपको बताऊंगा वो सही और सटीक बताने की ही कोशिश करूंगा। तो आज का पहला जो है वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन अधिकतम क्वेश्चन जो है ना, आप ये मान लो कि अगर 10 क्वेश्चन आए ना तो इन दोनों क्लासों में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आगमन विधि में शिक्षण कार्य क्या होता है। तो आगमन जो विधि होती है ना, ये होती है आपकी मनोवैज्ञानिक विधि। कौन सी विधि होती है? मनोवैज्ञानिक विधि होती है, ध्यान रखना। और इसमें जो शिक्षण कार्य है ना आपका, वो होता है उदाहरणों द्वारा नियमों का निर्धारण, मतलब उदाहरण से नियम की ओर। क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर होता है, उदाहरण से नियम की ओर। तो ध्यान रखना, आगमन विधि आपकी मनोवैज्ञानिक होती है और आगमन विधि में उदाहरणों द्वारा नियमों का निर्धारण होता है, या हम कह सकते हैं उदाहरण से नियम की ओर चलती है। फिर वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि। तो जो वाक्य विश्लेषण है, बात यहाँ विश्लेषण की हो रही है, तो वाक्य विश्लेषण के लिए आगमन विधि जो है सबसे बेस्ट विधि है, क्योंकि उदाहरण से नियम की ओर, मतलब जो एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें हम जो विश्लेषण करके जो उदाहरणों से नियम की ओर जाते हैं। तो जो वाक्य विश्लेषण है उसके लिए भी जो उपयुक्त विधि है वो आपकी है आगमन विधि। ठीक है, फिर आगमन विधि के रूप कौन कौन से हैं? तो आगमन विधि होती है 2 प्रकार की, एक प्रयोग प्रणाली और एक सहयोग प्रणाली। दोनों ध्यान रखने इंपॉर्टेंट बनती है और अधिकतम क्वेश्चन इन क्लासों से कवर हो जाएंगे आपके। तो आगमन विधि जो है 2 प्रकार की होती है, पहली है प्रयोग प्रणाली और दूसरी है सहयोग प्रणाली। फिर आगमन विधि है तो ऊपर बात कर चुके हैं, मनोवैज्ञानिक विधि है। एक इसके जो अपोजिट में होती है निगमन विधि। कौन सी विधि? निगमन विधि। ठीक है, निगमन विधि इसका जस्ट उल्टा होती है। जैसे इसमें हम जो है उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं, तो निगमन विधि में हम नियम से उदाहरण की तरफ जाएंगे। कहां से? नियम से उदाहरण की तरफ जाएंगे, नियम से उदाहरण की तरफ जाएंगे। और ये आपकी अमनोवैज्ञानिक विधि होती है। क्या होती है? अमनोवैज्ञानिक विधि होती है। तो ये जो है निगमन विधि जो है आगमन की उल्टी होती है। ठीक है, फिर देखो किस विधि के अंतर्गत शिक्षक पहले नियम बताता है, देखो, और तत्पश्चात जो है उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो अभी हम बात कर चुके हैं नियम से उदाहरण की तरफ कौन सी विधि जाती है? निगमन विधि। ठीक है, सबसे पहले शिक्षक नियम बताएगा और उसके बाद हम जो है नियम से उदाहरण की तरफ जाएंगे, तो उत्तर हो जाएगा आपका निगमन विधि। ठीक है, फिर देखो निगमन विधि के 2 रूप, देखो निगमन विधि के 2 रूप कौन कौन से हैं? एक सूत्र प्रणाली और एक पाठ्य पुस्तक प्रणाली। तो ये जो इंपॉर्टेंट बनता है ना, वो बनता है, देखो, एक तो आगमन विधि के 2 रूप और एक जो निगमन विधि के 2 रूप। आगमन विधि के 2 रूप कौन कौन से होते हैं? प्रयोग प्रणाली और सहयोग प्रणाली। और निगमन विधि के 2 रूप कौन कौन से होते हैं? सूत्र प्रणाली और पाठ्य पुस्तक प्रणाली। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ध्यान रख लेना, नोट करना है तो नोट भी आप कर सकते हो। फिर आती है निगमन विधि। क्या है? तो निगमन विधि में आपको पहले ही बता चुका, निगमन विधि जो है आपकी वो है अमनोवैज्ञानिक विधि और आपकी आगमन विधि है वो है मनोवैज्ञानिक। तो इसका भी ध्यान रखना। अमनोवैज्ञानिक का मतलब हो गया इसमें जो है ना छात्र को कम मेहनत करनी पड़ती है, कम मेहनत करनी पड़ती है, कम मेहनत करनी पड़ती है, जो है करके सीखने का सिद्धांत फॉलो नहीं होता। करके सीखना जो है ना, करके सीखना वो इसमें जो है फॉलो नहीं होता, इसलिए ये अमनोवैज्ञानिक विधि है। फिर भाषा शिक्षण की जो सूत्र विधि है उसका मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो सूत्र विधि है, इसका मूल स्रोत है आपका संस्कृत भाषा। ये हिंदी की शिक्षण विधियों में आती है, ध्यान रखना सूत्र विधि। और सूत्र विधि मूल रूप से कहां से आई है? संस्कृत भाषा से आई है। फिर व्याकरण शिक्षण द्वारा शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को सुग्गा प्रणाली कहा जाता है? सुग्गा प्रणाली का मतलब हो गया एक प्रकार से अनुकरण प्रणाली। क्या हो गया? अनुकरण प्रणाली। सुग्गा मतलब क्या हो गया? तोता। और तोता क्या होता है? रटने वाला होता है। तो ये विधि एक प्रकार से क्या हो गई? रटने की प्रवृत्ति की हो गई। किसकी हो गई? रटने की प्रवृत्ति की। और रटने की प्रवृत्ति मतलब हो गई पाठ्य पुस्तक प्रणाली। ठीक है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक प्रणाली यानी कि पाठ्य पुस्तक होती है ना, उसको हम रटते ही हैं। वो सुग्गा प्रणाली है कि जैसा उसमें लिखा है उसको रट लिया बस। जैसे तोता होता है ना, आपने बोलने वाला तोता सुना होगा, वो क्या बार बार रिपीट करता है आप जो बोलते हो। तो वही बात है इसमें कि सुग्गा प्रणाली किसको कहा जाता है? पाठ्य पुस्तक प्रणाली को। और इसमें रटने की प्रवृत्ति का जो है विकास ज्यादा होता है, ध्यान रखना। फिर है क्वेश्चन अगला,
कि थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं दोनों क्लास, एक कल होगी एक आज, दोनों क्लासों में अधिकतम क्वेश्चन आपके शिक्षण विधियों के यहां से कवर हो जाएंगे। कि व्याकरण शिक्षण की वह विधि जिसमें छात्रों को उच्च कोटि के भाषा लेखकों की पाठ्य पुस्तकों का नाम बताकर उनके माध्यम से शिक्षण करवाया जाता है। ठीक है, वापस देखो, व्याकरण शिक्षण की विधि पूछी है जिसमें छात्रों को उच्च कोटि की भाषा लेखकों की पाठ्य पुस्तकों का नाम बताकर उनके माध्यम से शिक्षण करवाया जाता है, तो ये कहलाती है आपकी भाषा संसर्ग विधि। ध्यान रखना, भाषा संसर्ग विधि में क्या होता है आपका, तो भाषा संसर्ग विधि में होता है उच्च कोटि के भाषा लेखकों की पाठ्य पुस्तकों के नाम बताकर उनका अध्ययन करवाया जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसका दूसरा नाम है अव्याकृति विधि। ठीक है, अव्याकृति विधि, तो अव्याकृति विधि या भाषा संसर्ग विधि है, उसमें उच्च कोटि के जो लेखक है उनकी पाठ्य पुस्तकों का नाम बताकर जो है उनके माध्यम से शिक्षण करवाया जाता है। फिर अव्याकृति जो विधि है, अव्याकृति विधि में व्याकरण शिक्षण के किस पक्ष पर बल दिया जाता है, तो जो व्याकृति विधि है इसको जो है आप कह सकते हो भाषा संसर्ग विधि, ऊपर नाम हम पढ़ चुके हैं भाषा संसर्ग विधि। तो अव्याकृति जो विधि है उसमें अनौपचारिक या व्यवहारिक पक्ष का जो है व्याकरण का अध्ययन करवाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रीट में आ चुका है ये क्वेश्चन। क्या है, रीट में ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो आपकी भाषा संसर्ग विधि है उसमें किस प्रकार के व्याकरण का जो है अध्ययन करवाया जाता है, तो व्यवहारिक पक्ष का या अनौपचारिक पक्ष का। ठीक है, व्यवहारिक पक्ष या अनौपचारिक पक्ष, भाषा संसर्ग विधि में जो है व्याकरण का जो है कौन से व्याकरण का अध्ययन करवाया जाता है, अनौपचारिक या व्यवहारिक। फिर आता है किस विधि में शिक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती, शिक्षा जो है स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती, तो वो भी भाषा संसर्ग विधि है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि भाषा संसर्ग विधि में व्याकरण जो शिक्षा है वो क्या जो है व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से कहां नहीं दी जाती, भाषा संसर्ग में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या दी जाती है, व्यवहारिक पक्ष जो बताया जाता है, मतलब एक प्रकार से नगण्य माना जाता है। तो ये भी जो है एक अच्छा क्वेश्चन है कि किस विधि में व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती, तो भाषा संसर्ग विधि में। और कौन सी जो है शिक्षा दी जाती है भाषा संसर्ग विधि में, व्याकरण की अनौपचारिक पक्ष पर या व्यवहारिक पक्ष पर जोर दिया जाता है। फिर शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार, गद्य मतलब हो गया जो निबंधात्मक टाइप से होते हैं ना, गद्य शैली में लिखे हुए, तो इसमें दो हो जाएंगे गद्य लेखों के, जो गद्य पाठों के दो प्रकार होते हैं, एक तो द्रुत वाचनोदिष्ट पाठ और दूसरा होता है गहन अध्ययन निष्ठ पाठ। ठीक है, एक हो गया द्रुत वाचनोनिष्ठ पाठ और एक हो गया गहन अध्ययन निष्ठ पाठ। तो दोनों का नाम ध्यान रख लेना, नोट कर लेना आप शॉर्ट नोट टाइप से कि शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के दो प्रकार होते हैं, एक द्रुत वाचनोदिष्ट पाठ, दूसरा गहन अध्ययनिष्ठ पाठ। फिर जो है आपका कि उद्बोधन विधि है, तो उद्बोधन विधि है आपकी गद्य शिक्षण की। ध्यान रखना, उद्बोधन विधि किसके संबंधित है, गद्य शिक्षण से, क्योंकि गद्य और कविता दो चीज होती है। कविता को पद श्रेणी पद भी कहते हैं, ठीक है, पद और गद्य दो होते हैं। जो है आपकी उद्बोधन विधि है वो गद्य की है। कविता की कई विधियां, जैसे एक व्यास विधि है, ठीक है, एक आपकी जो है खंडान्वय विधि है, ये सारी की सारी आपकी कविता शिक्षण की विधियां हैं। तो ध्यान रखना, उद्बोधन विधि आपकी किसके काम आती है, गद्य शिक्षण में। फिर उद्बोधन विधि में क्या क्या शामिल है, तो उद्बोधन विधि में दृश्य विधान, अभिनय, प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शन, प्राय कथन, विलोम कथन और कहानी, ये जो है आपके उद्बोधन विधि में शामिल है। फिर गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि, जिसमें शिक्षक स्वयं अर्थ न बताकर छात्रों से ही अर्थ निकलवाता है। बहुत अच्छी बात है। देखो, सबसे पहले शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि, और इसमें शिक्षक स्वयं अर्थ नहीं बताकर किससे, छात्रों से अर्थ जो है निकलवाता है। तो वो विधि भी कौन सी है, उद्बोधन विधि। इसको इस हिसाब से लिखते हैं, अगर सही तरीके से लिखे ना उद्बोधन शब्द को, ये ठीक है। तो उद्बोधन विधि में क्या होता है, शब्दार्थ स्पष्ट किए जाते हैं लेकिन शिक्षक स्वयं इसका अर्थ नहीं बताता, छात्रों को जो है वो मतलब कुछ हिंट देकर जो है अर्थ निकलवाता है, तो वो विधि होगी उद्बोधन विधि। फिर कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है रसानुभूति करना, ठीक है। फिर कविता शिक्षण की किस विधि में प्रश्नोत्तर प्रणाली भी, किस विधि को प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कहा जाता है, तो ये हो गया आपकी खंडान्वय विधि, ठीक है। वापस देख लेना कि कविता शिक्षण में किस विधि को प्रश्नोत्तर प्रणाली भी कहा जाता है, मतलब प्रश्नोत्तर टाइप से जो है किसी कविता को पढ़ना, तो वो होता है आपका खंडान्वय विधि में। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ध्यान रखना। फिर आता है आपका कि कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत किसी कविता को समझाने के लिए उसके समान भाव वाली या विरोधी भाव वाली दूसरी कविता प्रस्तुत करके तुलनात्मक अध्ययन कराया जाता है। तो ये तो जो है प्रश्न में ही उत्तर हो गया, तुलना विधि, ठीक है, प्रश्न में ही उत्तर हो गया कि सबसे पहले तो कहां हो गया कि कविता को समझाने के लिए उसके समान भाव वाली या विरोधी भाव वाली दूसरी कविता से तुलनात्मक अध्ययन, तो विधि कौन सी होगी आपकी, तुलना विधि। फिर आपकी किस विधि में शिक्षक कथावाचक का स्थान ग्रहण करते हुए प्रसंग की व्याख्या करता है,
तो वह हो गई व्यास विधि। और व्यास विधि आपकी पता ही अभी ऊपर बता चुका मैं, कविता शिक्षण की विधि है। ठीक है, तो किस विधि में जो शिक्षक है वो एक कथावाचक का स्थान ग्रहण करता है और पूरी की पूरी कविता को प्रसंग के साथ व्याख्या करता है, तो वो हो गई आपकी व्यास विधि। फिर आता है आपका कि किस विधि में अध्यापक स्वयं ही नाटक का वाचन करता है तथा उसके वाचिक अभिनय में पात्रों के अनुकूल ही भाषा में उतार चढ़ाव होता है। मतलब जो अध्यापक, जैसे अपन पाठ पढ़ते हैं उसमें होता है ना कि पहले नाम लिखा होता है राम, फिर राम ये शब्द बोलता है। अपने जो है छोटी क्लासों में देखा भी होगा, जब हम 8वीं 9वीं क्लास में थे तब मतलब जो है कोई मान लो हिंदी में पाठ आता था जिसमें कई जो है पात्र होते थे, राम, राम की माँ, राम की बहन। तो हम जो है सर या मैडम क्या करते थे, 3 जनों को खड़ा कर देते थे, एक को राम बना देते थे, राम वाली लाइन वो पढ़ता था, एक को जो है श्याम बना देते थे, श्याम वाली लाइन वो पढ़ता था। तो वही विधि है, लेकिन इसमें यह कहा गया कि इसमें अध्यापक ही जो है नाटक का वाचन करता है, छात्रों को खड़ा नहीं करता। तो ये होती है आदर्श नाट्य विधि। ठीक है, फिर रंगमंच अभिनय विधि है। रंगमंच अभिनय विधि होती है नाटक की। ठीक है, रंगमंच आपको पता है किसको कहते हैं, मंच को, और मंच पर क्या होते हैं, नाटक होते हैं। तो रंगमंच अभिनय विधि किसकी विधि है, नाटक की विधि। फिर आती है आपका कि नाटक शिक्षण की वह विधि जिसमें छात्र कक्षा कक्ष में नाटक के पात्रों के संवादों का वाचिक अभिनय करते हैं। अभी मैंने बोला था ना कि जैसे किसी भी पाठ में 3 कैरेक्टर हैं, राम, श्याम और मोहन, तो 3 लड़कों को खड़ा कर दिया मैडम ने कि राम, श्याम और मोहन। और जो है आप क्या करेंगे, फिर एक राम के जो लिखी हुई है ना लाइन पाठ में, वो राम का पात्र बोलेगा, श्याम के श्याम का पात्र। अभी ऊपर बात कर चुके हैं, उसको कहते हैं कक्षा अभिनय विधि, मोस्ट इंपोर्टेंट विधि बनती है। ठीक है, फिर किस विधि को पथ प्रदर्शक विधि भी कहा जाता है, तो पथ प्रदर्शक विधि होती है मंत्रणा विधि। ठीक है, मंत्रणा विधि को पथ प्रदर्शक विधि भी कहा जाता है। फिर पंचपदी विधि किसकी देन है, तो आपको पता है हर्बट की पंचपदी। ठीक है, पंचपदी जो विधि है वो किसकी देन है, हर्बट की। ये क्वेश्चन तो आ चुका है कई बार। तो पंचपदी विधि किसकी है, हर्बट की है। फिर है संगठना परक विधि का अन्य नाम क्या है, तो संगठना परक विधि का अन्य नाम है आपका सेना विधि। जो भी चीज आपको नहीं लगे नोट कर लेना। फिर संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है, एक जो है ध्यान रखना, संश्लेषण जो विधि होती है ना उसमें शिक्षा जो सिखाने की प्रक्रिया उसका क्रम ध्यान रख लेना। सबसे पहले वर्ण सिखाए जाते हैं, वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्द से फिर वाक्य। तो वर्ण शब्द वाक्य जो है ये संश्लेषण विधि के सिखाने की क्या है, प्रक्रिया है। फिर विश्लेषणात्मक विधि में शिक्षण होता है, तो विश्लेषणात्मक विधि में शब्द से वर्ण। अभी जैसे अपन ने आगमन निगमन पढ़ा था ना, वैसे 2 विधियां और होती है, एक तो होती है संश्लेषणात्मक, ठीक है, संश्लेषणात्मक विधि, और एक होती है आपकी विश्लेषणात्मक विधि, विश्लेषणात्मक विधि। ठीक है, ये दोनों भी एक दूसरे की क्या होती है, उल्टी होती है, एक दूसरे की उल्टी। जैसे आगमन निगमन उल्टी होती है ना, वैसे ये दोनों भी होती है। देखो संश्लेषण में अपन ने क्या बोला कि सबसे पहले वर्ण, वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य, और इसमें उल्टा होता है। विश्लेषणात्मक में क्या होता है, शब्द से वर्ण, यानी कि उनका विश्लेषण किया जाता है, छोटे छोटे भागों में बांटकर, शब्दों को छोटे भागों में बांटकर उनका विश्लेषण किया जाता है। तो संश्लेषण में तो वर्ण से शब्द और शब्द से क्या बन गए, वाक्य, और विश्लेषण में उल्टा हो जाएगा, शब्द से वर्ण बन रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, एक दूसरे की उल्टी होती है संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक। ठीक है, फिर आती कौन सी विधि अपेक्षाकृत वे साधन मानी जाती है, वे साध्य मतलब होती है खर्चीली विधि। खर्चीली विधि कौन सी मानी जाती है, मतलब कौन सी विधि अपेक्षाकृत वे साध्य मतलब खर्चीली, पैसे ज्यादा लगते हैं, तो वो होती है भाषा यंत्र विधि। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट बनता है, भाषा यंत्र विधि जो खर्चीली विधि मानी जाती है। फिर द्विभाषी पद्धति है, तो अनुवाद विधि। अनुवाद जैसे इंग्लिश, द्विभाषी का मतलब हो गया 2 भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे संस्कृत को हिंदी में पढ़ाते हैं या इंग्लिश को हिंदी में भी पढ़ाते हैं ट्रांसलेट करके, तो वो होगी अनुवाद विधि। ठीक है, फिर आपका अगला एक जो है आपका कथन है, वो किसने कहा, वो बताना कि कहानी एक ऐसा रमणीय उद्यान नहीं है जहां भांति भांति के बेल बूंटे सजे हुए हैं, बल्कि एक ऐसा गमला है जिसमें एक पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप से दृष्टिगोचर होता है। ये कथन किसका है, मतलब कुल मिला के इनका क्या कहना था, कहानी जो है ना वो एक रमणीय उद्यान नहीं है जहां भांति भांति के बेल बूंटे हैं, वहां पर एक ऐसा गमला है जिसे एक पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। और ये बात कही थी मुंशी प्रेमचंद ने, ध्यान रखना। फिर होती है आपकी कि व्याकरणीय नियमों को कंठस्थ कराने की अपेक्षा कक्षा कक्ष में भाषाई वातावरण बनाने पर अधिक बल दिया जाता है। कौन सी विधि में, प्रत्यक्ष विधि में। जो व्याकरणीय नियम है ना, मतलब व्याकरण को तो क्या किया जाता है, कंठस्थ कराने की अपेक्षा, मतलब व्याकरण को नगण्य माना जाता है, व्याकरण पर ध्यान कम दिया जाता है और भाषाई वातावरण ज्यादा क्रिएट किया जाता है। कौन सी विधि में, प्रत्यक्ष विधि में। फिर किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग सर्वथा वर्जित है, मतलब मातृभाषा का प्रयोग कौन सी विधि में जो है वर्जित है, तो वो भी आपकी है प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
फिर है वह विधि जिसमें शिक्षण का माध्यम वही भाषा होती है जिसका अध्यापन कराया जाता है, तो प्रत्यक्ष विधि। अभी अपन ऊपर ही बात कर चुके हैं कि किस विधि में जो है मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है, तो प्रत्यक्ष मतलब इसका कहने का मतलब यही हो गया दूसरा कथन की वह विधि जिसमें शिक्षण का माध्यम वही भाषा होती है जिसका अध्यापन करवाया जा रहा है, मतलब मातृभाषा वर्जित होती है। फिर आपके की रचना के भेद हैं। रचना के कौन कौन से भेद हैं, तो रचना के दो भेद हैं, एक मौखिक रचना और एक होगी आपकी लिखित रचना। ठीक है, रचना दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो बोलकर, एक लिखित। फिर चित्र वर्णन विधि है, तो चित्र वर्णन विधि है रचना शिक्षण की। चित्र होती है एक प्रकार की, रचना होती है, तो चित्र वर्णन विधि क्या है, रचना शिक्षण की है। फिर रचना के लिए अनुकरण विधि उपयुक्त है, तो अनुकरण का मतलब हो गया जो एक प्रकार से नकल करना या पीछे के पीछे जो अनुकरण करते हैं ना, देखा देखी करना, तो वो हो गया प्राथमिक स्तर पर। अनुकरणीय विधि जो है वो आपकी प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त है। फिर लेखन तथा उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है, तो ये भी आपको पता है प्रारंभिक स्तर के लिए, क्योंकि अनुकरण दोनों एक ही क्वेश्चन हो गए। फिर आते हैं आपका कि द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि है। द्वितीय भाषा शिक्षण की तुलनात्मक विधि कौन सी है, बात ध्यान रख लेना, द्वितीय शिक्षण की हो रही है, तो ये होगी आपकी व्यतिरेकी विधि। ठीक है, व्यतिरेकी जो विधि है वो आपकी द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए होती है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। फिर नवीन शिक्षण प्रणालियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय दिया जाता है, तो देखो प्रोजेक्ट पर जो पद्धति है उसका जॉन डीवी और किलपैट्रिक को दिया जाता है। ध्यान रखना, नवीन शिक्षण प्रणाली में जो प्रोजेक्ट विधि है या प्रोजेक्ट पद्धति है उसका श्रेय दिया जाता है जॉन डीवी व किलपैट्रिक को। ठीक है, फिर अगला कि प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है, तो प्रोजेक्ट जो विधि है उसमें जो है आपकी जीवनोपयोगी यानी जीवन में उपयोग आने वाली शिक्षा प्रदान की जाती है। फिर शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति। शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल कौन देती है, मोंटेसरी विधि या मोंटेसरी पद्धति। फिर अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है, तो अभिक्रमित जो अनुदेशन विधि है उसका सिद्धांत है आपका स्वगति का सिद्धांत, इंपोर्टेंट बनता है। अभी जो है ये क्वेश्चन भी आ चुका कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है आपका स्वगति का सिद्धांत। फिर एक किंडरगार्टन विधि किसकी देन है, तो किंडरगार्टन जो विधि है या पद्धति है वो है आपकी फ्रोबेल की देन। फिर किंडरगार्टन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो किंडरगार्टन शब्द का अर्थ होता है बच्चों का उद्यान। और मैं आपको वापस बोल रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आपके आएंगे, देख लेना आप। ठीक है, किंडरगार्टन जो पद्धति है वो किसकी देन है, तो फ्रोबेल की। और किंडरगार्टन शब्द है उसका अर्थ होता है बच्चों का उद्यान। फिर आता है किस शिक्षा शास्त्र के अनुसार स्कूल क्या है, यहां हटा दो, स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है तथा बच्चे पौधों के समान है। देखो अभी बात हो रही है किंडरगार्टन शब्द का मतलब होता है बच्चों का उद्यान, और ये विधि दी फ्रोबेल ने, तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, फ्रोबेल। एक दूसरे से कनेक्ट करना सीखे। फिर डाल्टन प्रणाली का प्रवर्तक कौन है, तो आपको ये लास्ट नाम ध्यान रखना है, पार्कहर्स्ट जो है, डाल्टन से मतलब क्या हो गया, डाल, और डाल मतलब किसी बेल की डाल, और बेल की डाल किसमें मिलती है, पार्क में। तो ये ध्यान रख लेना, डाल्टन विधि के जो है कौन है प्रवर्तक, पार्कहर्स्ट। फिर आती है कि किस प्रणाली में जो है को ठेका प्रणाली भी कहा जाता है, किस प्रणाली को ठेका प्रणाली, इंपोर्टेंट बनता है ये भी। तो किस प्रणाली को ठेका प्रणाली कहा जाता है, तो डाल्टन योजना को क्या कहा जाता है, ठेका प्रणाली कहा जाता है। फिर खेल विधि के प्रवर्तक, तो खेल आपने सबने क्रिकेट ज्यादा देखा होगा, और क्रिकेट में एक इंग्लैंड के एक जो है कप्तान हुआ करते थे, अब तो रिटायरमेंट हो गए, वो है कुक होते थे ना। तो ध्यान रखना, खेल विधि के प्रवर्तक है हेनरी कोल्डवेल कुक। ठीक है, कुक नाम आते खेल विधि कर देना। फिर व्याकरणानुवाद, ये ठीक है, व्याकरणानुवाद जो विधि है उसका अन्य नाम है भंडारकर विधि। ठीक है, भंडारकर विधि का अन्य नाम क्या है, व्याकरणानुवाद। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, इसको व्याकरण विधि भी कहते हैं, भंडारकर विधि को। फिर व्याकरण अनुवाद विधि है उसका प्रवर्तक कौन है, तो अभी ऊपर बात कर चुके हैं, जो व्याकरण अनुवाद विधि है उसका जो प्रवर्तक जो है इसको भंडारकर विधि कहते हैं, तो इसके प्रवर्तक कौन होंगे, राम कृष्ण गोपाल भंडारकर। ठीक है, फिर किस विधि में मातृभाषा के माध्यम से नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है, तो ये वही विधि हो गई भंडारकर विधि, या फिर जो है व्याकरण अनुवाद विधि, इसको क्या कहते हैं, भंडारकर विधि भी कहते हैं। दोनों नाम ध्यान रखना, भंडारकर विधि, या इसको कहते हैं व्याकरण अनुवाद विधि। ठीक है, व्याकरण अनुवाद विधि जो होती है उसमें जो है मातृभाषा के माध्यम से जो है क्या पढ़ाया जाता है, नवीन पाठ पढ़ाया जाता है। ऊपर हम बात कर चुके हैं कि किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, तो प्रत्यक्ष विधि में। कौन सी विधि में, प्रत्यक्ष विधि में। ठीक है, फिर भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ क्या है, भाषा की मूल संरचना को शिक्षण करवाना। भाषा शिक्षण में संरचनात्मक उपागम का अर्थ है जो है भाषा की मूल संरचना का शिक्षण
करवाना। ठीक है, फिर जो आपकी आती है अगले कुछ क्वेश्चन है कि संरचनात्मक उपागम से शिक्षण में एफ जी फ्रेंच ने 3 सिद्धांत दिए जो क्रम से कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखना, संरचनात्मक उपागम के सिद्धांत किसने दिए, तो एफ जी फ्रेंच ने। और 3 सिद्धांत है जो क्रम से कौन सा है, वाचन पर बल देना, पहला तो ये हो गया। दूसरा भाषाई आदतों का विकास करना, और तीसरा हो गया छात्रों की क्रियाशीलता बढ़ाना। ये 3 जो है सिद्धांत आपके एफ जी फ्रेंच ने दिए थे। फिर महात्मा गांधी द्वारा परिवर्तित बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत क्या है, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। तो ध्यान रखना, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना महात्मा गांधी, किसका, महात्मा गांधी जो है उनके द्वारा परिवर्तित बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा उसका प्रमुख सिद्धांत है। फिर पाठ्य पुस्तक यानी पुस्तक के बाह्य गुण कौन कौन से हैं जो बाहरी रूप से होते हैं। सबसे पहले पुस्तक का आकार, उसका मुख पृष्ठ होता है कवर, ठीक है, उसका मूल्य, उसका शीर्षक, जो भी उसकी हेडलाइन होती है वो जिल्द यानी बाइंडिंग, उसका जो है कवर में जो मतलब अच्छे तरीके से जो है ना अच्छे से बाइंडिंग यानी कि चिपकाई हुई सही से है, पेज उखड़े हुए तो नहीं है, ये सारे आपके पाठ्य पुस्तक के बाह्य गुण होते हैं। फिर पाठ्य पुस्तक के आंतरिक गुण कौन कौन से होते हैं, तो पाठ्य पुस्तक के आंतरिक गुण होते हैं आपके विषय वस्तु, विषय विविधता, भाषा शैली, चित्रों का प्रयोग, अभ्यास प्रश्न, स्वदेशिता, उपयोगिता, रोचकता, व्यवहारिकता, मौलिकता एवं नवीनता का समावेश। ये सारे आंतरिक गुण होते हैं। अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या भाषा शैली है, कैसी भाषा है, क्या अभ्यास प्रश्न है, क्या रोचकता है, क्या व्यवहारिकता है, ये सारे आंतरिक गुण होते हैं। और ये कवर होना, आकार, कीमत, एक इसमें जो है मूल्य हो गया ना, ये रहा मूल्य की वस्तु की कीमत क्या, ये सारे बाह्य गुण के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है आपका पाठ्य पुस्तक शिक्षक या छात्रों के लिए है। तो पाठ्य पुस्तक शिक्षक या छात्रों के लिए ज्ञानार्जन का एक साधन है। ठीक है, तो एक बात ये भी ध्यान रखना, पाठ्य पुस्तक साधन है, साध्य नहीं है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक क्या है, साधन है, साध्य नहीं है। ध्यान रखना, पाठ्य पुस्तक सिर्फ ज्ञानार्जन का क्या है, साधन है। फिर प्राचीन काल में पाठ्य पुस्तक के लिए किस शब्द का प्रचलन था, तो ग्रंथ का, पहले ग्रंथ कहते थे इनको। फिर हिंदी भाषा में शिक्षण में उपागम है, तो पाठ संसर्ग उपागम और रचना उपागम, ये 2 उपागम है। ध्यान रखना, हिंदी भाषा शिक्षण में 2 उपागम है, पहला है पाठ संसर्ग उपागम और दूसरा है रचना उपागम। फिर पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों का उचित क्रम, ध्यान रखना, पाठ्य पुस्तक रचना के जो सोपान है उनका क्रम ध्यान रख लेना। सबसे पहले विषय वस्तु का चयन करना, फिर उनका स्तरीकरण यानी कि जिस क्लास के लिए उसको बनाया जा रहा है उस क्लास का स्तर उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, और फिर उसका क्या होता है, प्रस्तुतिकरण होता है। तो पाठ्य पुस्तक रचना के सोपान ध्यान रख लेना, विषय वस्तु का चयन, फिर स्तरीकरण का मतलब है उनका स्तर जो है मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, और फिर होता है प्रस्तुतिकरण। फिर निदान का महत्व नगण्य है यदि, निदान क्या होता है, जो है कारणों का पता लगाना, अधिगम संबंधी जो है अधिगम कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, इसमें जो है इसका महत्व नगण्य है यदि उसके अनुसार बच्चों का जो है उपचार नहीं किया जाए। मतलब सबसे पहले निदानात्मक होता है, निदान में कारणों का पता लगाया जाता है, फिर होता है उनका उपचार। लेकिन अगर जो है उनके उपचार सही से नहीं किया जाता है ना, तो फिर जो है निदान का महत्व क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है। फिर वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षा के परिणामों में किसने महत्वपूर्ण कार्य किए, तो वाचन संबंधी जो निदानात्मक परीक्षा है उसके परिणामों पर सबसे ज्यादा कार्य किया डॉक्टर प्रेसी ने। आया हुआ क्वेश्चन, ये मैं सोचना ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्या, रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर जो आती है आपके की वाचन की निदानात्मक परीक्षा में यांत्रिक यथार्थता को मापने के लिए बेलार्ड की परीक्षा में कितने सामान्य शब्द जिनको पढ़ने के लिए 1 मिनट का समय निर्धारित किया गया था, तो 158 शब्द थे। वापस देखो, वाचन की निदानात्मक परीक्षा कौन सी होती है, जिसमें जो है अधिगम संबंधी कठिनाइयों का कारणों का पता लगाया जाता है। उसकी यांत्रिक यथार्थता को मापने के लिए एक बेलार्ड नाम के मनोवैज्ञानिक थे, उनकी एक परीक्षा थी, उसमें 1 मिनट में जो 158 शब्द जो है पढ़ने के लिए दिए गए थे। फिर कक्षा स्तर के अनुरूप प्रगति नहीं करने वाले विद्यार्थियों को किस शिक्षण की आवश्यकता होती है, तो उपचारात्मक शिक्षण। देखो इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं। मान लो कि एक बच्चा तीसरी क्लास में है और उसको जो है वो तीसरी क्लास के लायक जो है उसका लेवल नहीं हुआ है, वो पहली क्लास के लायक है, तो उसमें सबसे पहले किया जाता है निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक क्या होता है, कारणों का पता लगाया जाता है, ठीक है। और इन कारणों का पता लगाने के बाद में किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण, उपचार किया जाता है। निदानात्मक मतलब निदान करना, निदान मतलब कारणों का पता, और फिर जो है उनका उपचार किया जाता है। तो उपचार क्या किस में किया जाएगा, कक्षा स्तर के अनुरूप प्रगति नहीं कर रहा है तो उसको उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होगी। फिर निदान व उपचार शब्द कहां से ग्रहण किए गए, तो ये चिकित्सा शास्त्र से। आपने देखा होगा
जो इसका जो है ना निदान को इंग्लिश में कहते हैं डायग्नोस्ट, ठीक है। तो आपने कहीं देखा होगा एक्सरे लैब पर जेपी डायग्नोस्टिक सेंटर, डायग्नोस्टिक मतलब उनके कारणों का पता लगाना बीमारी के, फिर उसका उपचार किया जाता है। तो ये चिकित्सा शास्त्र से लिए गए हैं। फिर आता है चिकित्सा अध्यापन को क्या, चिकित्सा अध्यापन को कहा जाता है, तो चिकित्सा अध्यापन को कहा जाता है उपचारात्मक शिक्षण, क्योंकि ये चिकित्सा शास्त्र से लिए गए हैं। फिर उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है, अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण कराना, ठीक है। कारणों का पता निदान में, और जो कठिनाइयों को दूर कहां करते हैं, उपचार कहां करते हैं, उनका उपचारात्मक शिक्षण में। फिर जो है आप कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले जो है आपका भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है, मतलब कारणों का पता लगाता है। जो अपने जो है स्कूल सही नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते, ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, तो लिख लेना इस कथन को, सोनेल का है, आएगा तो यही आएगा वरना कथन आएगा ही नहीं। फिर उपचारात्मक शिक्षण में क्या व्यवहार होना चाहिए, तो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण उनको दिया जाता है जो थोड़े पीछे रह जाते हैं कक्षा से, लेकिन उन पर गुस्सा नहीं करना कि यार तेरी वजह से मेरे को तेरे अलग से पढ़ाना पड़ रहा है, उनको सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना है कि तुम अच्छे से सीख पाओगे। फिर एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या है, तो अच्छे मूल्यांकन की विशेषता लिख लेना। सबसे पहले वैधता, फिर वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, विभेदकारिता, उपयोगिता और स्पष्टता, ये सारी एक मूल्यांकन की विशेषता है, ठीक है। फिर आता है शैक्षिक मूल्यांकन के जो है ना उद्देश्य क्या होते हैं, तो शैक्षिक जो मूल्यांकन है उसके उद्देश्य होते हैं 3, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये 3 उद्देश्य होते हैं किसके, शैक्षिक मूल्यांकन के। फिर मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में किसने प्रस्तुत किया, तो ये जो तीनों है ना इसको त्रिकोण या जो आयामी बता के त्रिमुखी बताकर जो है बीएस ब्लूम, ठीक है, ध्यान रखना बीएस ब्लूम ने जो है ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक 3 उद्देश्य बताए। फिर जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया जाता है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह परीक्षण क्या कहलाता है, तो वैध परीक्षण। मतलब वैध का मतलब हो गया कि जिस चीज के मापने के लिए उसका जो है प्रयोग किया जा रहा है, अगर वो चीज माप लेता है वो, तो वो कहलाता है आपका वैध परीक्षण। फिर मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षण से होता है विस्तृत होता है, ठीक है। परीक्षा द्वारा छात्र के किसी पक्ष का परीक्षण होता है, तो परीक्षा द्वारा जो है छात्र के ज्ञानात्मक पक्ष का क्या होता है, परीक्षण होता है। जो अपन परीक्षा लेते हैं ना उससे सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष ही हम जो है क्या कर पाते हैं, परीक्षण कर पाते हैं। भावात्मक और जो मनोगत्यात्मक परीक्षण या कार्यात्मक परीक्षण है उसका जो है हम नहीं कर पाते परीक्षण, ठीक है। मूल्यांकन के कितने भेद होते हैं, मूल्यांकन के 2 भेद होते हैं, आंतरिक मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन हो गया जिसमें जो है क्या करते हैं, जो स्कूल का ही कोई टीचर मूल्यांकन करता है, और बाह्य मूल्यांकन में जैसे बाहर से कोई एग्जामिनर एग्जाम करने आता है, ध्यान रखना, ठीक है। और एक आंतरिक का ये भी हो गया कि पाठों से ही जो आपको पढ़ाया वहां से क्वेश्चन आएंगे, और बाह्य में क्या होगा, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। फिर भावात्मक पक्ष को मापने हेतु उपयुक्त मापनी कौन सी है, तो अभिवर्ती मापनी, अभिवर्ती, रुचि, ये सारे भावात्मक होते हैं, ठीक है। फिर विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों से हो सकती है, तो देखो विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति आपको निबंधात्मक प्रश्न होंगे ना उनमें ही होगी। मान लो कि पर्यावरण प्रदूषण पर एक निबंध लिखिए या एक जो है कुछ 500 शब्द लिखिए, तो फिर आप जो है अपने विचार प्रकट करोगे, तो विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति कहां पर होती है, निबंधात्मक प्रश्नों में होती है। फिर आपका कि लिखित परीक्षा के भेद कौन कौन से होते हैं, तो लिखित परीक्षा के 2 भेद होते हैं, एक तो निबंधात्मक परीक्षा जिसमें जो क्या होता है उत्तर शब्दों में लिखने होते हैं, एक हो गई आपकी क्या है वस्तुनिष्ठ परीक्षा जिसमें जो है एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं एबीसीडी वाले, ठीक है, ठीक है, एबीसीडी वाले। तो लिखित परीक्षा के 2 भेद होते हैं, एक तो निबंधात्मक और एक होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। फिर आती है आपकी अधिक विश्वसनीय परीक्षण कौन सा है, तो अधिक विश्वसनीय परीक्षण है आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षण, जिसको कहते हैं प्रमापीकृत। क्योंकि वस्तुनिष्ठ कैसे अधिक जो है आपका विश्वसनीय होगा, क्योंकि आप मान लो एबीसीडी वाले क्वेश्चन है उसमें तो उत्तर फिक्स होता है, या तो आपको पूरा नंबर मिलेगा या 0 मिलेगा। निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उसमें आप अपने विचार प्रकट करते हो, तो किसी के विचार अच्छे हैं तो उसको नंबर अच्छे मिल सकते हैं, कम मिल सकते हैं, आधे मिल सकते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है 4 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, लेकिन वस्तुनिष्ठ अधिक विश्वसनीय होता है, उसमें या तो पूरे नंबर मिलते हैं या 0 नंबर मिलता है। फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे एकांतर अनुक्रिया वाले, जैसे सत्य असत्य वाले होते हैं ना उसको एकांतर अनुक्रिया रूप भी कहते हैं, एक तो ये हो गया। बहुविकल्प प्रश्न एमसीक्यू वाले, मिलान पद इस तरफ जो है दे दिया कि शहर दे दिया, इस तरफ राजधानी दे दी, राज्य राजधानी दे दी, वो मिलान वाले। फिर वर्गीकरण पक्ष प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति, युगलीकरण, विषम का चुनाव, सादृश्य अनुभव, ये सारे के सारे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार है। फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण यह कि यहां पर होता है निष्पक्ष मूल्यांकन, मतलब या तो गलत है या सही है, निष्पक्ष है, ठीक है। निबंध लिखा होगा ना 5 लाइनों में उत्तर लिखा होगा तो अपन सोचेंगे यार इसको 1 नंबर दे देते हैं, 2 दे देते हैं, लेकिन वस्तुनिष्ठ में या तो सही है या गलत है।
फिर आत्मनिष्ठता किसका गुण होता है? तो आत्मनिष्ठता गुण पाया जाता है निबंधात्मक परीक्षण में। तो ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण नहीं है तो आत्मनिष्ठता नहीं है। आत्मनिष्ठता किसका है? निबंधात्मक प्रश्नों का है। अब थोड़ा ही बचा आपका, बालक के सुनना, बोलना, पढ़ना कौशलों का परीक्षण किया जाता है तो मौखिक परीक्षा द्वारा। ठीक है, सुनना, बोलना और पढ़ना ये सब मौखिक कौशल होते हैं, लिखना लिखित में आता है। फिर शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन, जिसको सीसी कहते हैं, कि पर प्रभावी जोर कब दिया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। ध्यान रखना, जो शिक्षार्थी है उनके सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसी पर जो है सबसे ज्यादा जोर दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। फिर सीबीएसई ने किस वर्ष 10वीं बोर्ड परीक्षा से सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी? तो सीबीएसई ने जो है वर्ष 2010-11 से ही 10वीं क्लास में क्या कर दी थी? 10वीं क्लास 10-11 में जो है सीसी, जो समग्र एवं व्यापक मूल्यांकन होता है, उसको प्रणाली लागू कर दी थी। फिर आज के लास्ट 3 क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी की अधिगम क्षमता का संवर्धन करना। संवर्धन करना मतलब बढ़ाना। ठीक है, ये जो है आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। विद्यार्थी के लगातार मूल्यांकन हेतु उपयुक्त परीक्षा पद्धति है तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति। सीसी से क्या होता है? मूल्यांकन जो है, परीक्षा जो है उसका जो है वर्ष भर लगातार चलती रहती है। सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन तो संकलनात्मक, या इसको कहते हैं योगात्मक। ये दोनों एक ही नाम है, ध्यान रखना। वर्ष की जो है सत्र की समाप्ति पर मूल्यांकन किया जाता है। उम्मीद है आपके समझ में आएगा। जीवा स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।